हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत वेलकम है। आज अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है? सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे बॉडी में फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट होता है एंड हमारे बॉडी में किस तरीके के कौन-कौन से फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, उनके पार्ट्स क्या है, ठीक है? सो आज यही हम सब पढ़ने वाले हैं। सो मेरा नाम शाना श्रीवास्तव है। आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सो आपके पास एक बहुत प्यारी सी पीपीटी है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर लेसन या इस पर्टिकुलर वीडियो का एजेंडा क्या रहेगा? आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट इज ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। अब अगर मैं बात करूं कि ब्लड क्या है, सो अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू consisting of fluid matrix, plasma and formed elements। ठीक है, सो ये छोटू सा सेल भी आपसे पूछ रहा है कि ब्लड क्या है, मुझे ब्लड के बारे में बताओ। तो हमने यहाँ पे ब्लड के एक डेफिनेशन पढ़ी जिसमें क्या लिखा है, सबसे इम्पोर्टेंटली ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। मैं इस पेन की थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज करने की कोशिश करती हूँ। शायद नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ ब्लड की स्पेशलिटी क्या है या ब्लड क्या है, तो इट इज बेसिकली अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। इसको दिमाग में बिठा लो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम किससे बने? हम सेल से बने हैं ना, सेल्स से टिश्यूज बना, टिश्यू से फर्दर ऑर्गन बना, देन ऑर्गन सिस्टम। इसी तरीके से अगर अपन एक बात करें कि ब्लड के भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो पहला, ब्लड कैसा है, कैसे दिखता है? हमें फ्लूइड दिखता है ना, एकदम लिक्विड दिखता है, तो वो फ्लूइड मैट्रिक्स की वजह से, ठीक है, प्लाज्मा की वजह से। और उसमें हमने ऐसे सुपरफिशियली, या अब जब आप 11th में हो या ड्रॉपर हो या 12th में होकर रिवाइज कर रहे हो, या जो भी आप अगर रिवाइज कर रहे हो इस सेशन को देखते हुए, तो अब जब अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि ब्लड जो है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें प्रेजेंट है। तो जो ब्लड को बनाते हैं, दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक, blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms, including human, for this purpose। अब ब्लड जो है वो आपका इतना इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूट है बॉडी का कि ये बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपको ऑक्सीजन मिलेगी, इससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, इससे आपका सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा। सो ये ब्लड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉडी फ्लूइड है हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी ही बॉडी में नहीं बल्कि अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म स्पेशली। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने जो स्टार मार्क किया है, दैट इज द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ये। ठीक है, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, अपन सब एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, एक भी एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है यहाँ पे। अब प्लाज्मा क्या है? व्हाट इज प्लाज्मा? सो बेसिकली प्लाज्मा क्या होता है? इट इज अ स्ट्रॉ कलर। अपने ब्लड का कैसे कलर होता है? रेड कलर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा कैसे दिखा रहा है? प्लाज्मा भी तो आपका एक कंपोनेंट है ब्लड को बनाने में। तो यहाँ पे प्लाज्मा कैसा कलर दिखा रहा है? स्ट्रॉ कलर दिखा रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि ब्लड का रेड कलर कैसे होता है। तो स्ट्रॉ कलर दिखा रहा है।
विस्कस फ्लूइड होता है। कैसा? विस्कस फ्लूइड होता है, कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेंज, दैट नॉट अ रेंज बट अ पर्टिकुलर नंबर, 55%। ठीक है, 55% आपका प्लाज्मा ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मा में भी 90 to 90% क्या वाटर प्रेजेंट होता है। ये हम ब्लड की बात नहीं कर रहे, ये हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो 90 to 92% जो होता है वाटर प्रेजेंट होता है, किसमें? प्लाज्मा में। किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है, और प्रोटीन कितना प्रेजेंट होगा? 6 to 8%। ठीक है, 90 to 98% हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। देखो प्लाज्मा किससे बनता है, मिलके बनता है। सो इट इज मेड अप ऑफ वाटर, वाटर एंड प्रोटीन। ठीक है, वाटर और प्रोटीन से मिलके बनता है। अब प्रोटीन कितना है यहाँ पे? 90 to 98%, और बाकी का बचा कुचा, सॉरी 92%। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे रेस कर देती हूँ। सो 92%, और बाकी कितना बचा? 6 to 8%। ठीक है, 6 to 8% आपका क्या वाटर प्रेजेंट होता है। उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। प्रो 90 to 92% वाटर। ठीक है, 90 to 92% वाटर एंड 66 to 8% योर प्रोटीन। ठीक है, 6 to 8% आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है, याद रखना, सिंपल सी बात है। अब आपके ये जो फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है, ये मेजरली क्या है? प्रोटीन्स हैं। दीज आर व्हाट? प्रोटीन्स। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, सो योर फाइब्रिनोजन, योर ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन, ये सब क्या है? प्रोटीन्स हैं, जो कि आपको प्लाज्मा में मिलते हैं। ठीक, इनका अपना अपना एक सिग्निफिकेंट एक क्या बोल सकते हैं आपका वर्क होता है, काम होता है, जो ये हमारे बॉडी में करते हैं। ठीक, अब प्लाज्मा में आपके 6 to 8% तो प्रोटीन हो गया, 90 to 92% आपका क्या हो गया? वाटर हो गया। बट स्टिल समवेयर आपका 1 to 3% कुछ तो मिसिंग है। तो वो क्या मिसिंग है? आपके मिनरल्स मिसिंग है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल भी प्रेजेंट होता है किसमें? प्लाज्मा में। तो सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर से, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, आपका मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्लूकोज मिलेगा, कहाँ? प्लाज्मा में। अमाइनो एसिड, लिपिड, ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, सो ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, plasma as they are always in the transient in the body। ठीक, तो हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड से क्या क्या सीखा कि हमारे प्लाज्मा जो है वो ऑल ओवर बॉडी में, अगर अपन ब्लड की बात करें तो ऑल ओवर ब्लड में प्लाज्मा का कंट्रीब्यूशन कितना है? 55%। अब प्लाज्मा के अंदर की बात करें तो ये आपका वाटर से मिलके बना है एंड प्रोटीन से मिलके बना है एंड कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स से मिलके बना है। तो यहाँ पे वाटर सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा, दैट इज 90 to 98%। प्रोटीन उससे कम, 6 to 8%। एंड देन सबसे कम अमाउंट में आपके समवेयर अराउंड 1 to 3% आपका ये सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे। कौन कौन से? सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स। ठीक है, सो ये हमको याद रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फाइब्रिनोजन जो है
आपका सबसे इम्पोर्टेंटली किसमें यूज होता है? दे आर नीडेड इन द क्लॉटिंग रिएक्शंस एंड द कोगुलेशंस ऑफ द बॉडी, सॉरी कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, सो फाइब्रिनोजन किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? क्लॉटिंग के लिए और ब्लड को कोगुलेट करने के लिए। मतलब जैसे कि जब आपको कभी लग जाती है, ठीक है, या छिल जाते हो, तो आपका उस पर्टिकुलर जगह से खून बहने लगता है। ठीक है, तो उस खून को उस पर्टिकुलर एरिया को सील करने का काम, खून को रोकने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन करता है। ठीक है, सो फाइब्रिनोजन इज यूज्ड फॉर क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन एंड दिस इज योर प्रोटीन नंबर 1। सेकेंड हमने प्रोटीन पढ़ी थी ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? ये बेसिकली आपके डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, जो लोग 12th में होंगे और जो लोग ड्रॉपर होंगे वो लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। आपके इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं लाइक IgA, IgM, IgE, ये सारे क्या है? ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स हैं एंड दीज ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स आर used or are involved in defense mechanism। अलग अलग इम्यूनोग्लोबिन अलग अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर अपन एल्ब्यूमिन दैट इज आर प्रोटीन नंबर 3 की बात करें तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, सो दीज आर मेन 3 प्रोटीन्स विच यू हैव टू लर्न फॉर योर नीट एग्जाम। That is your fibrinogen, globulin, and albumin, which is present in the plasma of the blood. ठीक है, and these protein constitute about 6 to 8% of the plasma। ये बात ध्यान में रख लेना, not the blood, ओनली दी प्लाज्मा, क्योंकि तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन जो है वो कितना कंस्टिट्यूट करता है। सो एक ऑप्शन हो सकता है 6 to 8% ऑफ द प्लाज्मा, जो कि करेक्ट है। 6 to 8% ऑफ द ब्लड, जो कि इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दे, 90 to 92% ऑफ द ब्लड, 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा, है ना? तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है उसको ट्रिक करके आपके साथ करेक्ट दी स्टेटमेंट, आंसर द करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। सो ये चीज याद रखना। अब जो क्वेश्चन जहां से आया है उसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। ठीक है, नीट में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये PYQ का क्वेश्चन है। दैट इज फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ठीक है, कुछ जो फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली, जो जो कोगुलेशन, जो क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है ना, ये बहुत लंबी चौड़ी होती है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी जो है ये हमारे प्लाज्मा में पड़े हुए होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट में होते हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स है ये हमारे प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब तुम लोग पूछोगे कि इनएक्टिव फॉर्म में ही क्यों प्रेजेंट रहते हैं, एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं प्रेजेंट रहते? ताकि जब भी हमारा लगे हम हील हो जाए। बच्चों, अगर ये इनएक्टिव फॉर्म की बजाय एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहने लग गया तो ये फैक्टर जो है ये क्लॉटिंग और कोगुलेशन कराने लगे, सॉरी कोगुलेशन कराने लगेंगे ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड वेसल की जो थिकनिंग है वो कम हो जाएगी। ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा एंड इसकी वजह से ब्लड के फ्लो होने में रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, बहुत सारी दिक्कत आएगी, फ्लो नहीं हो पाएगा एंड इट मे कॉज हार्ट अटैक। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये सारे फैक्टर्स जो है हमारे बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये तभी ओपन होंगे या तभी एक्टिव होंगे जब आपको लगेगी, जब बॉडी को लगेगा कि हाँ, यहाँ पे अननेसेसरी ब्लड ब्लीड कर रहा है और मुझे इसको क्योर करना है। तो वो फैक्टर्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे एंड फर्दर आपकी कोगुलेशन और क्लॉटिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अब जहां से क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज, ये जो थी मेन लाइन, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम।
तो बेसिकली सेरम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था दैट व्हाट इज सेरम। सो सेरम इज नथिंग बट इट इज अ प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट रहेगा। ठीक है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट रहेगा। ठीक है, सो दिस इज फॉर योर रिमेम्बरिंग पॉइंट, मीन्स ये PYQ है तो ये आपको याद रखना है। ठीक, सो ये हमारी एक स्लाइड कंप्लीट हो गई। अब यहाँ तक हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड क्या है, प्लाज्मा क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स कि हमारे जो ब्लड है उसके अंदर हमने देख लिया कि एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, एक तो प्लाज्मा होता है। तीसरी हमने चीज पढ़ी थी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है? तो ये बेसिकली ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं आपके एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। अब मैम इनके अल्टरनेटिव नेम्स भी बता दो आप, ताकि हमको रिमेम्बर करने में, याद करने में आसानी रहे। तो एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल, RBC जिसे कहते हैं। ल्यूकोसाइट का भी बता दो मैम, तो ल्यूकोसाइट का नाम है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, सो ल्यूकोसाइट का नाम क्या हो गया? वाइट ब्लड सेल। ठीक, सो यहाँ पे प्लेटलेट लिखा है। प्लेटलेट को अगर मैं इन्हीं टर्मिनोलॉजी पे बोलूँ, इन्हीं टर्मिनोलॉजीज में बोलूँ, तो इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, आगे चलते हैं। सो आपका जो ल्यूको वर्ड है ना, ये जो ल्यूको वर्ड है, इट इज इटसेल्फ इट्स मीनिंग इट इज दैट इज वाइट। ठीक है, इसका खुद का मतलब ही वाइट है। ठीक, सो आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन तीनों को मिला के हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलेंगे एंड दे कंस्टिट्यूट अबाउट 45% ऑफ द ब्लड। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? ब्लड जो है इन तीन एलिमेंट से बनता है, जिसमें से प्लाज्मा जो है वो कितना कंसिस्ट करता है ब्लड का? 55%। बचा कुचा कौन कंस्टिट्यूट करेगा, या बचा कुचा किसके पास होगा? सो वो होगा आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स के पास। किसके पास? फॉर्म्ड एलिमेंट्स के पास। सो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना कंस्टिट्यूट करेंगे? दीज विल कंस्टिट्यूट अबाउट 45%। ठीक है, ये 45% तक आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स के पास रहेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल। ठीक है, सो अगर मैं एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल की बात करूँ, तो ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला फॉर्म्ड एलिमेंट या सेल है हमारे ब्लड में। तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा जो खून है वो लाल कलर का क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ दिस। एक नॉर्मल सा अगर अपन एक लेमन लैंग्वेज में बोले, सो द बट रेड कलर होने का एक अलग रीजन होता है, दैट आई विल लेट यू नो अबाउट दिस। ठीक है, सो द मोस्ट abundant of all the cells in the blood। ठीक है, a healthy adult man has an average 5 million to 5.5 million of the RBCs per millimeter cube। ठीक है, ऑफ द ब्लड। ये वाला जो डेटा है ना, इसको तो तुम जीवन भर के लिए याद रख लो, क्योंकि अगर आप मेडिकल फील्ड में जाओगे, चाहे आप MBBS चूज करोगे, BDS, BAMS कुछ भी चूज करोगे, और उसमें अगर आपका फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है, या पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है, या नॉर्मल ही अगर आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि RBC एक एडल्ट मैन में कितनी होती है, तो एटलीस्ट अगर तुम्हें कुछ ना याद आ रहा हो उस टाइम पे, क्योंकि रेंजेस जो है वो जब आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो वो वेरी करती हैं। ठीक है, मेन में अलग होती है, फीमेल्स में अलग होती है, सो इट वेरी। तो एटलीस्ट ये याद रख लो तो कुछ मार्क्स वहां मिल जाते हैं। सो 5 to 5.5 मिलियन ऑफ द RBCs आपको पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड एक हेल्दी एडल्ट मैन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, RBCs आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। कहाँ फॉर्म्ड होते हैं ये RBC? रेड बोन मैरो में फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, RBC ये बेसिकली जो बोन मैरोज होती हैं ना, ये हमारी जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, जैसे कि फीमर हो गया, उनमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना,
आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि आपका जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है? क्योंकि जो न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट हुआ तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइक ऑक्सीजन नहीं कैरी कर सकेगा वो। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन कैरी करता है, ये आगे लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है? आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इज मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर एंड कैसे शेप की होती है? बाय कॉनकेव शेप की होती है, ठीक है? यहाँ तो तुम्हें स्फेरिकल दिख रही है बट असल में वो कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके की शेप की होती है, ठीक है? इट इज लाइक अ बाय कॉनकेव शेप, ठीक। हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़ी, दैट इज यहाँ पे एक तो रेंज पढ़ी कि एक हेल्दी एडल्ट मैन में कितनी होती है, तो होती है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी, ठीक है? अब अगर अपन और आगे बात करें तो आरबीसीज जो है वो रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है एंड आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है? और वो कैसे शेप की होती है? बाय कॉनकेव शेप की होती है, बाय कॉनकेव शेप की होती है, ठीक है? दे हैव अ रेड कलर। अब मैंने बताया था कि अपन आगे पढ़ेंगे, तो रेड कलर क्यों होता है? इट इज बिकॉज दे कंटेन आयरन कॉम्प्लेक्स, ठीक है? उनके पास आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। इसी महाशय की वजह से न्यूक्लियस जो है वो आरबीसी में एब्सेंट होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को बहुत सारा ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करके लेके जाना होता है, ठीक है? सो दे हैव अ रेड कलर। रेड कलर क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है और ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है? सो ये चीज हमको याद रखनी है, ठीक ठीक। जिसकी वजह से हमको ये कलर रेड कलर मिलता है, आयरन की वजह से रेड कलर मिलता है एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेड ब्लड सेल। आई होप ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब अगर अपन हीमोग्लोबिन की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर तुमको कुछ ना समझ में आए आगे, अगर तुम लोग मेडिकल फील्ड में जाओ तो ये रेंज बोलकर आ जाना, कुछ ना कुछ तो मार्क्स दे ही देंगे। वैसे तो बहुत वेरी करते हैं तुम्हारे ये रेंजेस, जब तुम आगे पढ़ोगे तो एक ना एक पर्टिकुलर तो कुछ तो याद रखो। तो ये आप नीट में भी याद रखो, आगे भी याद रखो। सो एक हेल्दी इंडिविजुअल 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन करता है इन 100 ml ऑफ ब्लड। एक 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है? These molecule play a significant role in transport of respiratory gases, ठीक है? सो ये बेसिकली आपका रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये CO2 भी आपका O2 भी करता है, ठीक है? और CO2 भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम रेस्पिरेटरी वाला पार्ट पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे बाइंड करता है एंड CO2 के साथ कैसे बाइंड करता है। अभी के लिए इतना याद रखो कि हमारे जो रेस्पिरेटरी गैसेज है, दैट इज जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर ऑक्सीजन, ये उसको कैरी करता है, ठीक है? कौन? हीमोग्लोबिन। आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ अबाउट 120 डेज, ठीक है? हर किसी की अपनी अपनी लाइफ स्पेन होती है। वी ह्यूमंस आल्सो हैव अ पर्टिकुलर लाइफ स्पेन। Every organism on the earth has a particular lifespan, so as our RBCs, ठीक है? सो एक RBC की लाइफ स्पेन जो होती है वो 120 डेज की होती है, ठीक है? कितने की होती है? 120 डेज की होती है, ठीक है? उसके बाद ये आपका कहाँ चली जाएगी? स्प्लीन में चली जाएगी, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है? जो भी आपकी डिस्ट्रॉयड आरबीसी, ये जो भी आपका मतलब जिनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गई है वो जाके स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, ठीक। सो आई होप ये वाली स्लाइड भी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये वाली रेंज याद रखनी है। आपका हीमोग्लोबिन का क्या मेन रोल है? दैट इज टू ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैसेस एंड ऑल्सो इसका एवरेज लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
अब हम यहाँ बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स की। ठीक है, सो ल्यूको ल्यूको का अपने आप में ही मतलब होता है व्हाइट। ठीक है, ल्यूक वर्ड इट रिफर्स टू व्हाइट। ठीक है, इसका मतलब होता है व्हाइट। ठीक, सो ये वो सेल्स हैं हमारे ब्लड की जो कि वाइट कलर की होती हैं। अब ये वाइट कलर की क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। पिछले वाली स्लाइड पे हमने क्या पढ़ा था कि ये रेड कलर की क्यों थी आरबीसी? क्योंकि इनमें आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था। अब चूंकि वाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन एब्सेंट है तो ये वाइट नहीं, सॉरी रेड नहीं वाइट दिखेंगी। ठीक है, सो दे आर colorless due to lack of hemoglobin. They are nucleated and are relatively lesser in number, which averages 6,000 to 8,000 millimeter per cube. ठीक है, सो इनके पास कितनी रेंज है, आपकी कितनी रेंज में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं? सो दे आर अबाउट 6,000 to 8,000 millimeter per cube. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, उम्र भर तक याद रखनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात ऑक्सीजन सॉरी हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिसकी वजह से ये आपको वाइट दिखते हैं, कलरलेस दिखते हैं। ठीक है, हमारे जो आरबीसीज थी उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे दे आर न्यूक्लिएटेड। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे हैं, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट ये रिलेटिवली आपके आरबीसी से कंपैरिजन में कम होते हैं। देयर अबाउट 6,000 to 8,000 millimeter per cube of the blood. Leukocytes are generally short lived. ठीक है, ये कंपैरेटिवली आरबीसी से कम जीते हैं, इनकी लाइफ स्पेन कम है। We have two main categories of the WBCs, that is your granulocytes and agranulocytes. तो ये याद रखना है, एक डब्ल्यूबीसी की वो कैटेगरी है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो दीज आर नोन एज ग्रेनुलोसाइट्स, और एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें ग्रैन्यूल एब्सेंट है, सो उनको हम बोलेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, नाउ न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये आपके किस में आ गए? ये आपके आ गए ग्रेनुलोसाइट में। किस में आ गए? ग्रेनुलोसाइट्स में। ठीक, वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स ये आपके किस में आ गए? एक ग्रेनुलोसाइट में। ठीक, सो आप कैसे याद रखोगे? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स दे आर इन द ग्रेनुलोसाइट, एंड लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट दे आर ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट। हर किसी का न्यूमोनिक नहीं बनाया जा सकता, आपको खुद को ये मेहनत करनी पड़ती है। जो मेरे एक सर थे जहाँ मैं कोचिंग जाती थी, वहाँ पे एक सर थे, उनका कहना ये सीधा सा था कि आप हर किसी चीज़ का न्यूमोनिक नहीं बना सकते, क्योंकि आप जब-जब न्यूमोनिक बनाने बैठोगे, आपका पूरा फ़ोकस उस न्यूमोनिक में चला जाएगा एंड आस-पास की चीज़ें हम भूल जाएँगे। इट्स बेटर कि उस चीज़ को आप बार-बार पढ़ो, बार-बार पढ़ो, बार-बार पढ़ो। हाँ, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लगता है कि हाँ, इसका ये बहुत वास्ट है कि इसको याद ही नहीं हो पाएगा, तो वहाँ न्यूमोनिक बनाओ, बट इतनी सी चीज़ के लिए न्यूमोनिक बनाना इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है? तो ये बार-बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। लाइक न्यूट्रोफिल्स, सारे फिल्स जो हैं हमारे, ठीक है? ऐसे याद रख लो, सारे फिल्स जो हैं हमारे वो ग्रेनुलोसाइट्स में हैं, और सारे साइट्स जो हैं वो हमारे एग्रेनुलोसाइट्स में हैं। लाइक योर न्यूट्रोफिल्स, लाइक योर इओसिनोफिल्स, लाइक योर बेसोफिल्स, ये किस में आ गए? ग्रेनुलोसाइट्स में। ठीक? वहीं पे अगर अपन बात करें लिम्फोसाइट्स की और मोनोसाइट, दीज आर साइट्स, ठीक है? सेल्स, दीज आर दे कम अंडर इन दी ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक? अब अगर बात करें अपन न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये 60 to 65% सेल्स होते हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं, जो कि डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज। और अगर वहीं पे बेसोफिल्स की बात करें तो यह सबसे कम होते हैं। ठीक है, सबसे कम कौन से होंगे? बेसोफिल्स, लीस्ट अमंग कितने होंगे? 0.5 to 1%। सबसे ज्यादा कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स, जो कि 60 to 65% है। फिर उसके सबसे कम एकदम मिनिमम वो होंगे आपके कौन से? बेसोफिल्स, दैट इज 0.5 to 1%। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसिस्ट, ठीक है, मोनोसाइट सॉरी, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर द फेगोसाइटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। ठीक है, जो आपके मोनोसाइट्स होंगे वो 6 to 8% होंगे, यहाँ पे रेंज लिख रखी है।
अगर मैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के फंक्शन की बात करूँ तो इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है? ये कैसे सेल है, जो भी आपके फॉरेन बॉडी आएगा, फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएगा, उसको इंगल्फ करने का काम करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और इंगल्फ करेगा, ठीक है? वहीं पे अगर मैं बेसोफिल की बात करूँ तो ये हिस्टामिन सिक्रेट करेंगे, सेरोटोनिन सिक्रेट करेंगे और हेपारिन सिक्रेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, हिस्टामिन सिक्रेट करेंगे, सेरोटोनिन सिक्रेट करेंगे ना हेपारिन सिक्रेट करेंगे एंड आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, और ये इसमें इन्वॉल्व होंगे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अच्छा, जो आपके एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ना, वो सारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस रहते हैं, ठीक है? तो उनमें आपको ज़्यादातर हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन वगैरह बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन में आपको हिस्टामिन सिक्रेट होते हुए दिखेगा, नॉट अ सेरोटोनिन एंड हेपारिन। ठीक। अगर मैं बात करूँ इयोसिनोफिल्स की, तो इयोसिनोफिल्स जो होते हैं वो रेजिस्ट द इन्फेक्शन एंड आर एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। इयोसिनोफिल्स भी आपके एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड रहते हैं एंड इनका जो परसेंट रहता है वो 2 to 3% होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना बेसोफिल और इयोसिनोफिल के फंक्शन में। बेसोफिल्स जो होते हैं ये आपके क्या सेक्रेट करेंगे, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन। और एसिनोफिल्स जो होते हैं ये बेसिकली इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने का काम करते हैं। नॉर्मली आपको एलर्जिक रिएक्शन में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ लिम्फोसाइट की, ठीक है, सो ये 20 to 25% होता है एंड ये टू मेजर टाइप्स के होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, आपके जो बी लिम्फोसाइट है और जो टी लिम्फोसाइट है, बेसिकली जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है एंड टी जो लिम्फोसाइट है ये हेल्प करती है बी को ग्रो करने में। ठीक है, सो बोथ बी एंड टी lymphocytes आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अगर अब मैं इन्हें एक रेंज में लिख दूं, लाइक फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूंगी तो आपके न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सबसे लीस्ट कौन से थे हमारे, सबसे लीस्ट थे हमारे बेसोफिल्स, तो हम यहाँ पे बेसोफिल्स लिख देते हैं। न्यूट्रोफिल्स के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का नंबर था तो वो थे लिम्फोसाइट। ठीक है, उसके बाद अगर किसी का नंबर था तो वो थे आपके कौन से, मोनोसाइट। ठीक है, एंड फिर उसके बाद अगर किसी का नंबर था तो वो थे आपके इयोसिनोफिल एंड लास्ट इज योर बेसोफिल्स। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, NLM EB, NLM ऐसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, EB। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, NLM EB। न्यूट्रोफिल्स कितने हो गए, 60 to 65%। लिम्फोसाइट कितने हो गए, 20 to 25%। मोनोसाइट कितने हो गए आपके 6 to 8%। इयोसिनोफिल कितने हो गए आपके 2 to 3%। एंड सबसे लीस्ट हो गए आपके कितने, 0.5 to 1%। ये रेंज जो है आपको ध्यान रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर रेंज से पूछा जा चुका है। ठीक, सो ये दिमाग में याद रखना। आगे चलते हैं स्लाइड में। नाउ ये हमारा जो है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो के लिए। सो प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इस ये बेसिकली क्या होता है, ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। कौन से सेल के, मेगा कैरियोसाइट्स के। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगा कैरियोसाइट्स के। क्या होता है ना, जब हम दूसरा कोई पढ़ाता है तो हम अगर उसको सुनते हैं तो हमें वो चीज़ याद हो जाती है, और कभी कभी हम खुद रीड करते हैं ना तो वो चीज़ दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती है। तो अगर तुम इसको ऐसे ही सिंपली पढ़ते ना तो तुम्हें स्ट्राइक नहीं करता, बट यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया, वो अच्छा खासा जो पैरा था उसको डिवाइड कर दिया है। तो अब तुम एक एक पॉइंट अगर देखोगे तो जो हमारे प्लेटलेट्स है वो अराइज कहाँ से होते हैं, मेगा कैरियोसाइट से अराइज होते हैं। ठीक है, ये स्पेशल सेल्स है जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ ये कितने नंबर में होते हैं, सो दे आर 1,50,000 टू 3,50,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये रेंज भी आपको याद रखनी है। तीनों की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की, तीनों की रेंज जो है आपको thoroughly याद होनी चाहिए। Platelets can release a variety of substances
of most of which are involved in coagulation or clotting of a blood. ठीक है, सो ये आपके coagulation में हेल्प करेगा, क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, तो ये इसका फंक्शन है। जैसे कि सबके फंक्शंस आपको डिवाइडेड ही है। आरबीसी का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, ये आपके ऑक्सीजन या रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। वहीं पे जो आपके डब्ल्यूबीसीज हैं, वो क्या काम करते हैं, वो जो भी फॉरेन बॉडी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ख़त्म करने का काम करते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस प्रिवेंट करते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं। वहीं पे जो प्लेटलेट्स हैं, ये आपके क्लॉटिंग और कोगुलेशन को रोकने का काम करता है। सॉरी, क्लॉटिंग और कोगुलेशन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, अब a reduction in their number can lead to the clotting disorder which leads to the excessive loss of blood from the body. So आगे चल के क्लास 12th में आप डिसऑर्डर का नाम यहाँ जान लीजिए, हीमोफिलिक डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं। सो ये बेसिकली इन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है उसमें मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाती है। ठीक है, सो बेसिकली ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया। ठीक, सो दिस इज फॉर द प्लेटलेट्स। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल होगा, समझ में आया होगा। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।